बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम्योस्टेसिस शुरू किया है हमने और आज हम इसकी रेगुलेशन देखते हैं कि होम्योस्टैटिक फंक्शंस या होम्योस्टेसिस रिएक्शंस जो हैं या प्रोसेस जो है इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि होम्योस्टेसिस इज अ वाइटल प्रोसेस by which living organism maintain a stable internal environment despite changes in external environment. Homeostasis is a collaboration of three essential elements. First, receptor, then control center, and third one is factors. तीनों essential elements हैं जिनका collaborative work जो है वो हमें होम्योस्टेसिस की सूरत में नजर आता है। अब होम्योस्टेटिक फंक्शन जितने भी उनकी रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर ये रेगुलेट नहीं होंगे तो एबनॉर्मेलिटी और ये एबनॉर्मेलिटी में लीड टू द डेथ। उसके बाद देखते हैं कि होम्योस्टेटिक फंक्शंस जो हैं उनकी रेगुलेशन जिस मैकेनिज्म से होती है उसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। नाम में ही इसकी आधी समझ छुपी हुई है कि फीडबैक पीछे जाकर कंट्रोल करते हैं, ये कुछ इस तरह का कुछ सिस्टम होगा। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म आर द रेगुलेटरी प्रोसेसेस in which output or product of a system is used to control the behavior of the system itself. अब सिस्टम क्या है? हमारे पास इस वक्त जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो होम्योस्टेसिस है। ठीक है, होम्योस्टेटिक फंक्शन जो है उसका जो प्रोडक्ट होगा वही प्रोडक्ट होम्योस्टेटिक फंक्शन के बिहेवियर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, इस वक्त हम सिस्टम कौन सा पढ़ रहे हैं? होम्योस्टेसिस पढ़ रहे हैं। तो होम्योस्टेटिक फंक्शन का, किसी भी होम्योस्टेटिक फंक्शन का जो आउटपुट है या उसका प्रोडक्ट है वही यूज होगा होम्योस्टेटिक फंक्शन के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। अब बिहेवियर क्या है? वो फंक्शन या होम्योस्टेटिक फंक्शन जो है वो एनहांस होगा या रिड्यूस होगा। सिस्टम का बिहेवियर क्या है कि सिस्टम की एक्टिविटी या एनहांस होगी या सिस्टम की एक्टिविटी रिड्यूस होगी। तो ये बिहेवियर है। अब फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये फाउंडेशन है होम्योस्टेसिस के। पहले ही देख चुके हम कि होम्योस्टेसिस अगर रेगुलेट ना हो तो एबनॉर्मल कंडीशन है। फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह के होते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को नेगेटिव फीडबैक सिस्टम या मैकेनिज्म जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आउटपुट या प्रोडक्ट सिस्टम की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें उसी सिस्टम का आउटपुट या प्रोडक्ट उसी सिस्टम की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। नेगेटिव और रिडक्शन ये दोनों का रिलेशनशिप देख रहे हैं आप। मोस्ट कॉमन फॉर्म है रेगुलेशन की, ज्यादातर मोस्ट ऑफ होम्योस्टैटिक फंक्शन जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही रेगुलेट किए जाते हैं। एग्जाम्पल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स की या सिस्टम की क्या है? सबसे पहले देख लेंगे, हम डिटेल में देखेंगे रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, फिर दूसरी एग्जाम्पल है रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, और तीसरी एग्जाम्पल है हार्मोन रेगुलेशन। आगे केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर जिस वक्त हम देखेंगे उसमें देखेंगे कि बहुत सारे हार्मोन हैं जिनकी रेगुलेशन जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से होती है। तो जो कि बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन डिटेल में देख लेंगे, तो एक दफा जरा ब्लड शुगर लेवल की रेगुलेशन देख लें। ये एग्जांपल अगर मैंने यहाँ दी है तो ये एग्जांपल आपको समझने भी है, क्योंकि इस एग्जाम्पल को देने के बाद हम जिम्मेदार हैं कि आपको इसकी बात सारी बताई जाए, यहीं से इसके अंदर से ही कोई आपका एमसीक्यू उठा लिया जाएगा। तो इसको आप ध्यान से देखें, बेहतर है कि आप इसके साथ साथ नोट्स बनाते रहें
ताकि जिस वक्त कोई इस तरह का एमसीक्यू आए जो किसी एग्जाम्पल के अंदर से लिया गया है, जिसको आपके डिमॉन्स्ट्रेटर ने या आपके ट्यूटर ने या आपके टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया है, तो वो आप उसको रिकॉल कर सकें जिस वक्त आप किसी भी एमसीक्यू को, इस तरह के एमसीक्यू को सॉल्व करें। तो ब्लड शुगर लेवल की रेगुलेशन क्या है कि जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ता है तो हमारा कंट्रोल सिस्टम ऑर्डर करता है अफेक्टर को, और इसमें कंट्रोल सिस्टम डेफिनेटली हमारा ब्रेन और हाइपोथैलेमस हो गया। और अफेक्टर क्या है? हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड पैंक्रियास। वो क्या करता है? वो इंसुलिन बनाता है। अब इंसुलिन जो है वो मल्टीपल वे से ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, और जिस वक्त ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में एक सेट पॉइंट पर पहुंच जाती है, तो यही कम शुगर लेवल जो एक नॉर्मल रेंज में है वो नेगेटिव मैसेज भेजता है हमारे कंट्रोल सिस्टम को कि बस अब और मजीद इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह ब्लड शुगर लेवल जिस वक्त ड्रॉप होता है तो हाइपोथैलेमस ऑर्डर देना बंद करता है पेंक्रियाज को, और पेंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। तो ये है रेगुलेशन ऑफ शुगर, ब्लड शुगर लेवल। आगे हम देखते हैं कि बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन कैसे होती है। ये इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि हीट है, ठीक है। अब पिछली दफा हम लोगों ने जो पिछली स्लाइड में हमने वो बॉडी थर्मोरेगुलेशन का देखा था कि किस तरह जो है अगर कोल्ड है तो बॉडी किस तरह उसको कोप करती है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नीचे ना चला जाए। इसी तरह अगर हीट है, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि थर्मोरिसेप्टर स्किन में होते हैं। अब याद रखिएगा कि थर्मोरिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पेरिफेरल थर्मोरिसेप्टर और एक होते हैं सेंट्रल थर्मोरिसेप्टर, ठीक है। तो पेरिफेरल थर्मोरिसेप्टर्स जो हैं वो आपकी स्किन में होते हैं, और मोस्टली वो फील करते हैं एनवायरनमेंट में टेम्परेचर की चेंज को, ठीक है। जबकि जो हमारे सेंट्रल थर्मोरिसेप्टर्स हैं वो हाइपोथैलेमस में होते हैं। हाइपोथैलेमस हमें पता है कि ब्रेन का एक पार्ट है, वो हाइपोथैलेमस में होते हैं। और ज्यादातर जो ये जो आपके सेंट्रल थर्मोरिसेप्टर्स हैं ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को फील करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कोल्ड वाले में हमने पढ़ा था स्किन के थर्मोरिसेप्टर्स, और हमने एग्जांपल देखी थी कि बाहर ठंड है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है अगर वो राइज कर रहा है तो हाइपोथैलेमस के अंदर पड़े हुए थर्मोरिसेप्टर्स उसको फील करेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर राइज कर रहा है। अब जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा, हाइपोथैलेमस उसको डिटेक्ट करेगा। तो हाइपोथैलेमस के अंदर ही एक एरिया है जिसको हम थर्मो रेगुलेटर कहते हैं, और वही जो है थर्मो रेगुलेटर हमारा कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। वही थर्मोरेगुलेटर जो कि हाइपोथैलेमस का ही एक हिस्सा है, वो हमारा कंट्रोल सेंटर है। वो ऑर्डर करेगा अफेक्टर्स को। अब यहाँ पर हमारे पास अफेक्टर्स क्या हैं? स्वेट ग्लैंड्स हैं। स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग करेंगे, और उस स्वेट की एवेपोरेशन जब होगी तो बॉडी जो है वो एवेपोरेटिव कूलिंग की तरफ जाएगी और बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो नेगेटिव फीडबैक, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होगा, कम होगा, तो नेगेटिव फीडबैक जो है वो जाएगा थर्मोरिसेप्टर्स के पास कि भाई अब बॉडी का टेम्परेचर ठीक है, सेट पॉइंट पर है। तो
थर्मोरिसेप्टर थर्मोरेगुलेटर को बता देंगे कि बॉडी अब बिल्कुल नॉर्मल है, सेट पॉइंट पर है। तो थर्मोरेगुलेटर जो है वो स्वेट ग्लैंड को सिग्नल भेजना बंद करेंगे, स्वेटिंग होना बंद होगी और बॉडी टेम्परेचर जो है वो मजीद नीचे नहीं जाएगा, बल्कि 37 के राउंड अबाउट ही रहेगा, तकरीबन 37 के इर्द गिर्द ही रह जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की, जो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करता है। आगे जाते हैं तो देख लेते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स क्या हैं या पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या है। पॉजिटिव, और नाम से ही पता चल रहा है कि a positive feedback system is a mechanism in which output or product of a system increases the activity of the system। अच्छा, जितने होम्योस्टैटिक फंक्शन है उनकी रेगुलेशन मोस्टली, मैंने आपको पहले भी बताया था, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से होती है, लेकिन कुछ की जो है वो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम से भी होती है। अब वो कुछ कौन से हैं? वो प्रोसेसेस हैं जो रैपिड और सिग्निफिकेंट चेंज जिनके लिए जरूरी होती है। लिखा हुआ है कि इट ऑफन हैपेंस इन द प्रोसेसेस दैट रिक्वायर रैपिड एंड सिग्निफिकेंट चेंज। जिन प्रोसेसेस में रैपिड, बहुत अहमियत की हामल कोई तब्दीली बहुत तेजी से करनी हो, तो वहां पर फिर उसकी रेगुलेशन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम से होती है। एग्जाम्पल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की ब्लड क्लॉटिंग है, लेबर एंड चाइल्ड बर्थ है। ब्लड क्लॉटिंग फिर डिस्कस कर लेंगे, इसके अंदर जो मैं बातें बताऊंगी उनको आप प्लीज अपनी एक नोटबुक बना लें, उसमें नोट्स की शक्ल में इसके बारे में लिख लीजिएगा कि ब्लड क्लॉटिंग में पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे ही कोई कट लगता है, ब्लड वेसल कटती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर मौजूद प्लेटलेट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जहां पर निक है, जहां से वो ब्लड वेसल कटी हुई है, वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वहां पर वो इकट्ठा होते हैं तो वो ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो मजीद प्लेटलेट्स को अपनी तरफ खींचते हैं। अब वहां पर प्लेटलेट्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और ज्यादा प्लेटलेट्स वहां पर इकट्ठे होकर वो एक प्लग बनाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कटी हुई ब्लड वेसल से ब्लड का जो है फ्लो कम हो जाए। उसके साथ साथ ये एक्टिवेट करेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स को। थ्रोम्बिन एंजाइम रिलीज होगा और वो डिजॉल्व्ड फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और फिब्रिन जो है फाइब्रस प्रोटीन है, और वो एक मैश बनाएगी और वो मैश और प्लेटलेट्स मिलकर एक प्लग बनाएंगे जो उस ब्लड वेसल जहां से उसका निक है उसको सील कर देंगे। जहां से वो टूटी है वहां पर वो प्लग जो है वो ब्लड जो है उसका फ्लो बंद कर देगा, ठीक है। तो ये है ब्लड क्लॉटिंग की कैसे होती है, एक उसका मेन मैंने बातें आपको बता दी हैं। डिटेल जो है वहां पर अभी मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत है। अब आगे देखते हैं चाइल्ड बर्थ कैसे होती है। सबसे पहले इंशाल्लाह रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फीटस डिसाइड करता है कि अब उसको दुनिया में आना है। तो फीटस जो है वो स्ट्रेच करता है यूट्रस के अंदर और पुश करता है यूट्रस की ओपनिंग को, जिसको कि सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। अब जिस वक्त फीटस स्ट्रेच करता है तो यूट्रस की वॉल के अंदर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है, यूट्राइन वॉल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होती है। अब रिसेप्टर्स कहाँ हैं? यूट्राइन वॉल में, और यूट्राइन वॉल में जो मसल पड़े हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला एक्शन जो है ये सिग्नल भेजेगा हमारे कंट्रोल सेंटर को।
और यहाँ पर भी कंट्रोल सेंटर हमारा हाइपोथैलेमस ही है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है वो ऑर्डर करेगा एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी को। ठीक है, अब फैक्टर क्या है इस वक्त हमारे पास, पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड वो रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन जो है इस सिस्टम का एंड प्रोडक्ट है, या आउटपुट कह लें, प्रोडक्ट कह लें। ठीक है, ये इस सिस्टम का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट क्या करेगा, ये यूट्राइन वॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस को एनहांस करेगा। ये यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन को एनहांस करेगा। जैसे ही यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन एनहांस होंगी, ये पॉजिटिव फीडबैक भेजेंगे हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस पॉजिटिव फीडबैक है तो हाइपोथैलेमस जो है वो अपनी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, और वो पिट्यूटरी को ऑर्डर करेगा कि और ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगी, यूट्रस की वॉल के अंदर मजीद तेजी से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, और ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पुश करेंगी फीटस को सर्विक्स की तरफ, और धकेलेंगे फीटस को सर्विक्स के थ्रू बर्थ कैनाल में, और बर्थ कैनाल से फिर उसकी डिलीवरी होगी। तो इस तरह देखें आप कि यहाँ पर जो एक सिस्टम है उसका एंड प्रोडक्ट जो है, या उसका जो आउटपुट है, एंड प्रोडक्ट क्या है ऑक्सीटोसिन, और उसका आउटपुट क्या है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन। ये पॉजिटिवली जो है वो इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि इस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है वो उस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, और ये डिटेल जो है डेफिनेटली आपको इसकी पॉजिटिव फीडबैक की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमारे पास एक स्लाइड है, लेट मी, हाँ जी, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि बाज़-औक़ात अनरेगुलेटेड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अनरेगुलेटेड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब ये याद रखिएगा कि सिस्टम का आउटपुट या प्रोडक्ट जो है वो उस सिस्टम की एक्टिविटी को एनहांस कर रहा है। जैसे सीवियर इन्फेक्शन होता है, हमारे इम्यून सेल, वाइट ब्लड सेल्स, वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसको साइटोकाइन कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन जो है सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन्स क्या है, सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं। फर्स्ट ईयर में हमने सिग्नलिंग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकन्स ये सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं। अब ये सिग्नलिंग प्रोटीन्स क्या करेंगी, ये इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करेंगी। क्यों? क्योंकि ये इम्यून सेल्स की प्रोलिफरेशन को बढ़ाती हैं। इम्यून सेल ज्यादा हो जाएंगे, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। इम्यून सेल ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये जो स्टिमुलेटेड इम्यून सेल्स हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स को भी स्टिमुलेट करेंगे, और वो इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब ये पॉजिटिव फीडबैक अगर प्रॉपरली रेगुलेट ना किया जाए कि बस अब बंद, मजीद इम्यून रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं है, ये इसका प्रॉपर रेगुलेशन है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव फीडबैक प्रॉपरली रेगुलेट ना हो तो इम्यून रिस्पॉन्स, स्टिमुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो टिश्यू को डैमेज करेगा, और उस साइट पर जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम करने की बजाय मजीद बढ़ा दे। तो ये देखें कि जो बात मैंने बहुत शुरू में कही थी आज, कि अनरेगुलेटेड फीडबैक सिस्टम्स जो हैं वो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देख ली है कि पॉजिटिव फीडबैक अगर रेगुलेट ना किए जाएं प्रॉपरली तो वो किस तरह हमारी लिए हैजर्डस हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह
जल्द आपके लिए अगली वीडियो लेकर आऊंगी। आप आज की वीडियो को देखिएगा। इसमें अगर किसी किस्म का भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछना मत भूलिएगा। मैं आपको उसमें आपकी किसी किस्म की भी अगर कोई कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करूंगी। तो अपने किसी किस्म के भी कंफ्यूजन की सॉल्यूशन के लिए आपको कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।